अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक आज का निफास है ताहिर, एपिसोड 64। नॉवल को लगा उसके सर पर छत आन गिरी हो। उसने बेहद बेयकीनी से शुमाल की तरफ देखा, जो जाने कब से दिल पर लिए इस बोझ को उतारने के बाद अब थका हारा सा बैठा था। झूठ बोल रहे हो तुम? कहो तो निकाह नामा दिखा दूँ? जवाबन शुमाइल ने बहुत तहम्मुल से पूछा तो नॉवल ने मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाया। उसे सबसे पहला ख्याल ज़ाले का ही आया था। शुमाइल खान आफरीदी के इश्क में डूबी जोगन बनी ज़ाले आफरीदी। वो इतने बड़ी झटके का शिकार हुआ था। ज़ाले इस हकीकत को जानने के बाद शायद दीवानी ही हो जाती। पसंद की शादी की है तुमने? नॉवल ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा तो नाराज़गी से बोला, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? ये शादी खालिसन बाबा की अरेंज की हुई थी और तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी। ना तो मैं किसी सास पर इनकार करता, मेरा कौन सा बरसों पुराना इश्क चल रहा था। शुमाइल ने पहलू तही की जैसे वो उसकी बहस का माखिस जानता हो। ज़ाले से बढ़कर और क्या आस हो सकती है तुम्हारे लिए? चलो मैं मानता हूँ कि तुम उससे इश्क नहीं करते थे, मगर उसकी चाहत से वाकिफ़ तो थे ना। नॉवल ने संजीदगी से कहा तो कदे तवक्कुफ़ के बाद शुमाइल ने कतई लहजे में जवाब दिया, अगर मैंने ज़ाले को बसाना होता तो लास्ट सेमेस्टर ड्रॉप करके वहाँ से भागना आता, वही इस किस्से को निपटा कर कोई नाम दे देता। फिर भी शुमाइल, तू जानता था यार, ओ यार, किस बेमकसदा फिजूल बहस में पड़ गए हो। मैं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि जो भी आपसे मोहब्बत करता हो उसे शादी कर ली जाए। वहाँ सभी का ख्याल था कि तुम भी ज़ाले को चाहते हो। नॉवल जैसे मुसलसल उसका इम्तिहान लेने पर आमदा था। तभी वो कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखता बाउजलत उठ खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। ज़ाले से क्या कहूँ शुमाइल खान? नॉवल ने मुतासिफाना अंदाज में पूछा तो वो रुका ज़रूर मगर पलटा नहीं। उससे कहना ये सफ़र उसी ने शुरू किया था, मंजिल की चाह उसे थी और ये गलती भी उसी की थी। उसने हम सफ़र का इज़्न लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। आंखें बंद करके सफ़र करने में ये नुकसान तो होना ही था। मैं खुद को कतई कसूरवार नहीं समझता, चेहरा मोड़ कर कहते हुए वो बिना मज़ीद रुके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। नॉवल कितनी ही देर तक बंद दरवाजे पर नज़र जमाए बैठा रहा। उसने अपनी वापसी की इत्तला देने के लिए फ़ोन किया तो रिसीव करने वाला मोहित था। ज़ुहा के अंदर तक जैसे कड़वाहट भर गई। वजी नहीं है क्या? क्या मसला है? उसने जवाबन तफ्तीश का आगाज़ किया तो वो छिड़ गई। जो भी मसला है वो मैं उसी को बयां करूँगी, आप फ़ोन वजी को दें। मोहतरमा, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। वजी अपने बेडरूम में जा चुका है, अब बताएं। वो बहुत तहम्मुल से गोया था। ज़ुहा ठंडी पड़ गई, मुझे वापस आना था। कुछ ज़्यादा जल्दी फारिग नहीं हो गई तुम? वो तंजन बोला तो ज़ुहा को गुस्सा आने लगा, यानी अब ये हक भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपसे ये ड्यूटी निभाने का थोड़ी कह रही हूँ, अकलो बालिग हूँ, अकेले भी सफ़र कर सकती हूँ। उसने तुनक कर कहा तो मोहित ने फ़िल फौर उसे टोका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वहीं ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। सर झटकते हुए ज़ुहा ने रिसीवर क्रेडर पर डाल दिया और उठकर रायमा के पास चली आई। दोनों हाथों में मेहंदी रचाई, मायूं के पीले सूट और फूलों के जेवर से सजा, जिसका सुगवार सा रूप भी माहौल पर छा रहा था। क्या हुआ? रायमा ने उसे देखते ही पूछा तो उसने मुंह लटका दिया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि यहाँ से किसी के साथ चली जाओ, मोहित भाई बिजी होंगे। वो कहते हुए उठ गई और अब की बार ज़ुहा ने उसे मेरा वतन भी मना नहीं किया था। जल्दी ही वो अपने किसी कज़न को पकड़ लाई थी। ये तौकीर भाई है, अभी 5 मिनटों में तुम्हें ड्रॉप कराएंगे। अकेले? वह हिचकिचाई थी। शक्लन तो बेचारे शरीफे लग रहे थे, मगर लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है। चलो मैं साथ चलती हूँ। रायमा फ़ौरन तैयार हो गई थी, मगर उसकी अम्मी ने टोक दिया, इस होलिये में और वो भी मायूं की रात, खबरदार जो तुम बाहर निकली। सायमा को साथ कर दो और बाबर को। ये ठीक है, ज़ुहा ने फ़ौरन ओके कर दिया। सायमा और बाबर रायमा के छोटे बहन भाई थे। जल्द ही उसकी रवानगी अमल में आ गई। अम्मी उसे अकेले अंदर आते देखकर हैरान हुई थी। मोहित नहीं आया? वो गए ही कब थे मुझे लेने? वो लापरवाही से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने कहा, वो जाते हुए मुझसे कहकर गया था कि तुम्हें लेने जा रहा है। हो सकता है उन्हें कोई और मिल गया हो। बको मत, चची जान ने नाराज़गी से जवाब दिया। फिर पूछने लगी, और ये तुम आए किसके साथ हो? पता नहीं, रायमा के कोई कज़न थे, वो ड्रॉप कर गए हैं। बहुत बुरी बात है ज़ुहा, घर में इतने लोग मौजूद हैं और तुम किसी और के साथ आई हो, वो भी इतनी रात गए। चची जान को उसकी आक़िबत नाअंदेशी पर गुस्सा आया था। ओफ़ो, इसमें ऐसी क्या क़यामत हो गई? सही सलामत पहुँची तो हूँ। वो कद्दे ठंडी थी। अपना घर वाला सलामत रहे तुम्हारा, उल्टे पैरों लेने गया था तुम्हें
और तुम किसी और के साथ चली आई हो? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता जोहा? चाची जान ने सर थाम लिया तो कंफ्यूज होने लगी। भला क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ही तो है, अपने महरम के होते हुए एक नामहरम के साथ सफ़र किया है तुमने। चाची जान ने गुस्से से कहा तो वो ऊँची आवाज़ में बोली, अकेली थोड़ी थी, साथ में रायमा का छोटा भाई और बहन भी थे। अच्छा। चाची जान धीमी पड़ गई। दरवाज़ा किसने खोला था? ताया जान ने, बल्कि तौकीर भाई उनसे सलाम दुआ करके वापस हुए हैं, जोहा ने कहा था। छोटी मामी, जोहा आ गई क्या? उनके कमरे में पाँव रखते ही मोहित ने उधर उधर देखते पूछा तो वो शर्मिंदा सी हो गई। हाँ बेटा, बस अभी पहुंची है। अब की बार मोहित की निगाह उस पर पड़ी थी। किसके साथ आई हो? मोहित ने पूछा तो उसे तरीके से जवाब देना चाहिए था, मगर वो तनक कर बोली, रायमा के कज़न के साथ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? चाची जान तो हक्का बक्का हुई थी। मोहित भी उसके अंदाज़ पर उसे टोके बिना नहीं रह सका। प्रॉब्लम नहीं, मुझे एतराज़ है। जब मैं तुम्हें पिक करने आ रहा था तो किसी और के साथ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं वहाँ इंतज़ार में बैठी रहती, मुझे आदत नहीं है। वो चाची जान की गैर मुतवक्को खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी, बल्कि उनकी तरफ तो गलती से भी देखने की कोशिश नहीं की। मबादा उन खुशमकी निगाहें उसे ज़ुबान बंदी पर मजबूर न कर दें। तो नक्कर बोली तो वो लब भीजता मज़ीद कुछ कहे बिना वापस पलट गया। मेरा दिल तो चाह रहा है कि एक थप्पड़ खींच के लगाऊं तुम्हारे, चाची जान ने दांत पीस कर कहा तो जोहा ने करंट खाकर उन्हें देखा। मैंने क्या किया है? बात करने का तरीका देखा है अपना? ऐसे बात करते शौहर के साथ? एक तो चाची जान का गुस्सा, ऊपर से उनका अंदाज़े तखातब। उफ, जोहा को लगा जिसका सारा लहू उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गया हो। मगर अम्मी के सामने इल्म बगावत बुलंद करना कोई आसान काम ना था। अम्मी, क्या कह रही हैं आप? मेरे शौहर कहाँ से हुए वो? यही टेढ़ी सोच लेके बैठी है तुम्हें। वो उसके मिनमिना के कहने पर तेज़ लहज़े बोली, बीबी ज़रा ध्यान करो, बस रुखसती ही बाकी है। शौहर होना और क्या होता है, तो इज़्ज़त भी बीवियों वाली दिया करो उसे। इस कदर शकील लेक्चर ने जोहा के चारों तबक रोशन कर दिए थे। खबरदार, जो कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुझे ही नहीं, घर में कोई भी पसंद नहीं करता कि तुम या कोई और लड़की इतनी आज़ाद रवि का मुजाहिरा करे। उसकी तबीयत अच्छी तरह साफ़ करने के बाद भी चाची जान की तशवी नहीं हो रही थी। अब की बार वो ज़रा सांस लेने को थमी तो जोहा ने एहतजाज किया, मैंने क्या किया है? क्या किया है? मैं कहती हूँ करने को, और रह ही क्या गया है? चाची जान सुलग रही थी। ओफो, अब के सारी रात वहाँ बैठे अपनी मिजाजी खुदा का इंतज़ार करती रहती। वो झुंझलाई थी। हाँ, जल्द या बदेर उसे पहुँचना ही था ना, मगर तुमसे तो मुझे कभी अच्छी बल्कि सीधी हरकत की तवक्को रही ही नहीं। इस कदर बेअतबारी। वो जलती कुर्ती अपने कमरे में चली आई। जूते उधर तो दुपट्टा उधर, खुद बेड पर आड़ी तिरछी गिरी। वो मुसलसल कुछ उल्टा सीधा ही सोच रही थी। क्या जान का अज़ाब चिमट गया है? बसूरत मोहित हसन भाई इतनी ही आला वारफा खसूसियत के हामिल थे मौसूफ, तो बांध देते किसी उन्हीं औसाफ की हामिल मौसूफ़ा के पल्लू से। लेकिन मेरी मासूम ज़िंदगी बर्बाद कर दी और किसी को एहसास तक नहीं, बल्कि उल्टा वही सबकी नज़रों में बेवा बच्चा बना हुआ है। यानी कि हद हो गई। और ये मोहित हसन कैसे हामी हो गया मेरे नाइट फंक्शन में शिरकत का? मेरे मुकाबले की चालें चल रहे हैं मौसूफ। खैर, मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हार तो मोहित हसन ही का मुकद्दर बनेगी। देखते हैं ढोंग और ड्रामेबाजी। खैर, हारना मैंने भी नहीं सीखा है। वो तनफ़्फ़ुर से सोच रही थी और एक भी सोच मुस्बत नहीं थी। अब तो मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ यार, फिर भी तुम इसी टॉपिक को रगड़े रहे हो। अब तो बरामद होने से रहो। जो हुक्म मेरे आका कहते हुए सब कुछ एक पल में ठीक कर दे। शुमाइल खासा डिस्टर्ब हुआ था। नौफल ने बगौर उसे देखा। तुम कह तो रहे हो, मगर पता नहीं मुझे सच क्यों नहीं लग रहा। तो चल के मिल लो उससे। वो जैसे चिढ़ गया था। नौफल का ध्यान पहली मर्तबा उस तरफ गया। है कौन? इंसान ही है, अपनी बरादरी की है यार। वो अभी भी उकताहट और बेसारी की सद में था। रह कहाँ रही है? हवेली में या तुम्हारे साथ? मेरे साथ क्यों? वो जैसे बितका था, फिर नौफल के हैरान होने पर फ़ौरन संभला। मेरा मतलब है कि वह हवेली में बाबा जान के पास होती है। कितना अरसा हो गया शादी को? 2 साल हो रहे हैं। शुमाइल का लबुल हसन मध्यम पड़ गया था। और बच्चे? नौफल मुकम्मल इंटरव्यू के मूड में था, मगर अब की बार शुमाइल मस्तबाना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। क्या फिजूल टॉपिक ले बैठे हो यार? ये फिजूल टॉपिक है, किसी की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है और तुम इतने बेनियाज बन रहे हो। नौफल ने मुतासिफाना अंदाज में कहा तो संजीदगी से बोला, दाव पे ही तो नहीं लगाना चाहता किसी की ज़िंदगी को, इसलिए तो ईमानदारी से सच बता रहा हूँ। यही से अपनी राह बदल ले, क्योंकि मैं अब अपनी राह खोटी नहीं कर सकता। तुम अपनी बताओ, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? नौफल ने उसकी कैफियत का एहसास करते हुए कदरे मुस्कुराकर पूछा
तो उसे देखते हुए वो ढीले ढाले अंदाज में दोबारा से कुर्सी में धंस गया, वैसे ही जैसी हवेली में गुजर सकती है। नौफल चौंका था। एक अलग थी कोई तंदो तेज सोच उसके जहन को झंझोड़ती हुई गुजरी। कहीं बेजोड़ शादी का शिकार तो नहीं हुए हो तुम भी? वो बेसाख्ता बोला तो शुमाइल खान फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया। जोड़े तो वही होते हैं यार जो ऊपर वाला मिलाकर भेजता है। यहाँ तो बस रस्मात तय होती है, जोड़ क्या और बेजोड़ क्या साथ निभाना ही पड़ता है। खैरियत तो है ना शुमाइल? नौफल परेशान हुआ था और उसकी परेशानी पर वो खुल के मुस्कुरा दिया। अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने लिए भी परेशान देखना। तुम खुश रहो शुमाइल खान, मैं ताउम्र परेशान रहने को तैयार हूँ। बस यार यही मोहब्बतें मुझे कमज़ोर पड़ने नहीं देती, वरना ज़िंदगी तो हर पल खराजो वसूल करने को तैयार रहती है, हर कमज़ोर पहलू पे वार करती है। तुम खुश नहीं हो शुमाइल खान? नौफल ने पुरतहक्कर अंदाज में कहा तो वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता हंसा। अच्छा बिलफर्ज ऐसा है भी तो क्या हो सकता है? उसने जैसे मज़ा लेने को पूछा था। नौफल कोड़ा तुम साले से कांटेक्ट कर सकते हो, इस आजमाइश में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? शादी तो कहीं भी करनी ही थी, मेरी ना सही बाबा जान की पसंद ही से सही। वह कदरे मातदिल लग रहा था, मगर उसकी सुनहरी आंखों में उतरती यासियत के रंग नौफल से छिप नहीं सके थे। कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर था जो सामने तो नहीं आ रहा था, मगर नौफल को खटक ज़रूर रहा था। अगर किसी से मोहब्बत करो तो उसे पालो शुमाइल खान, वरना सारी उम्र बेकैफ गुजरती है। पा लेने का इत्मीनान और तसल्ली ज़िंदगी को बहुत मातदिल रखती है, जबकि खो देने या ना पाने की कसक हर फुर्सत में डंक मारती है, सवाल करती है। मानता हूँ तुम्हारी हर बात मानता हूँ नौफल, मगर उससे कहो कि मुझे मज़ीद सज़ा मत दे, जाले से कहो शादी कर ले, यही बेहतर होगा हम दोनों के हक़ में। वो दफ्तन बहुत टूटे हुए अंदाज में बोलता नौफल को शर्तर कर गया था। ज़ोई आज तो ना ही जाओ, बारात पर तो बेहतर है, बारिश पल के पल होने ही वाली है, मौसम ठीक नहीं है। चचे जान ने आकर उसे रोका तो वो जो अपनी तैयारी के आखिर मराहिल में थी तड़प कर पलटी। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये कहाँ लिखा है कि तैयारी के बाद इरादा मुलतवी नहीं हो सकता? उनके लहजे में नागवारी आई थी। गाड़ी की सहूलियत है ना, फिर क्या परेशानी है आपको? ज़ोहा ने उनकी फ़िक्र कम करना चाहिए थी। ये बात नहीं, बाहर ठंड बहुत है, ऊपर से रात का वक्त है। तो आपका क्या ख्याल है, मौसम के खौफ की वजह से कोई भी राइमा की शादी में शामिल नहीं होगा? ज़ोहा ने बहस करने वाले अंदाज में कहा तो उन्होंने बेसाख्ता उसे टोका। सबसे हमारी क्या जिद? मोहित भी यही कह रहा है कि मौसम बाहर निकलने वाला नहीं है। तो यूँ कहे ना कि आपके चहीते दामाद के मुंह से निकले हैं ये सुनहरे अल्फाज जिन्हें आप बयाने चली आई हैं। वो तुनक कर बोली थी, बको मत और जो जी में आए करो। वो चिढ़ गई थी। वो तो मैं करूँगी ही। ज़ोहा का इत्मीनान काबिल दीद था। स्वेटर ज़रूर पहन लेना। वो माँ थी, मजबूरन बोली तो जैसे उनकी लाल में पहसी। ये कौन सा फैशन है, इस कदर खूबसूरत सूट पे स्वेटर पहन के ग्रहण लगा लूँ अपनी खूबसूरती को? सर्दी फैशन की खूबसूरती नहीं देखती, कोई शॉल वगैरह ही रख लेना, उन्होंने तंबी अंदाज में कहा था। मगर हीटर लगे माहौल में उस वक्त ज़ोहा को ये सर नसीहतें बस खाना पूरी ही लग रही थी। और अब झाझू में न बरस रहा था, सर्दी तो जैसे टूट के पड़ने को थी। मैरिज हॉल में गैदरिंग थी तो उसका कुछ एहसास नहीं हो रहा था, मगर अब वहाँ से लेकर गाड़ी में आकर बैठने तक ज़ोहा के दांत बजने लगे थे। फैशन के मारे स्वेटर पहन रखा था और ना ही शॉल, जो फंक्शन में ना सही वापसी पर ही काम आ जाती। उसे अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हुआ था। फैशन भी मौसम की मुनासिबत ही से अच्छा लगता है। ये तो अपनी जान खुद से मुल्क होने के हवाले करने वाली बात हुई। उसकी कपकपाहट भापते हुए हीटर ऑन करके वो इतने कहा तो वो चिढ़ गई। आपको क्या एतराज़ है? एतराज़ क्यों नहीं होगा, बहुत मजबूत रिश्ता है फ़िलहाल हमारे माँ बहन। मगर फ़िलहाल उसने जैसे मोहित के लफ्ज़ों को पकड़ा था तो उसी फ़िलहाल की बुनियाद पर एतराज़ कर रहा हूँ। मुझे भरी जवानी में रंडवा होने का शौक़ नहीं है। वो इत्मीनान से बोला तो ज़ोहा के दिल को कुछ हुआ। खुदा न करे मुझे कुछ हो तो फिर एहतियात क्या करो, फैशन मौसम के लिहाज से भी किया जा सकता है। वो नसीहत कर रहा था। ज़ोहा का दिमाग पलटा। आपकी जो ड्यूटी है वो अंजाम दें। मैंने आपको अपना कानूनी मिसर नहीं रखा हुआ जो मुझे मशवरे देते फिर रहे हैं। बेवकूफ़ों को मशवरे ही दिए जाते हैं और वो भी मुफ्त। वो इत्मीनान से बोला। विंड स्क्रीन पर वाइपर मुसलसल चल रहे थे। पानी की चादर के पार देखना असहद मुश्किल था, सो वो भी बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल हीटर से गर्म हुआ तो ज़ोहा का दिमाग भी तप गया। एक तो आप खुद को सारी दुनिया से ज़्यादा अक्लमंद ख्याल करते हैं, बाकी तो जैसे बेवकूफ़ फिर रहे हैं। खैर मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम ऐसा समझती हो तो ये तुम्हारी म्याना रवि है। ज़ोहा को लगा वो मुस्कुरा रहा हो। उफ, वो चटक सी गई।
मैंने कभी इन फिजूलियत में जहन नहीं खपाया। रिश्ता ही क्या है आपका मेरा? गुस्से के आलम में पहले कौन से कोई सीधी बात मुँह से निकाला करती थी जो अब निकालती, मगर मोहित के हाथ तो गोया मौका लग गया था। हाँ, बहुत खूब। रिश्ता ही क्या है हमारा? चंद गवाह, 3 साइन और 1 निकाह। मोहित की तमस्कुराना अंदाज पर उसकी पेशानी तब उठी थी। इस निकाह की जो अहमियत है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। वो तड़की जवाबन मोहित ने इत्मीनान से कहा, मैंने तो यूं ही निकाह कराया है जैसे कभी भी अपनी लाइफ में कराता। मेरे दिलो जहन में कोई और गलत सोच नहीं थी। बाकी के मुतालबात तो तुम्हारे थे। मोहलत तो आपको भी चाहिए थी ना। यह अलग बात है कि बंदूक मेरे शाने पर थी। वो हमारे गुस्से के लब कुचलने लगी। तुम्हें खुद मर्दमारी का शौक़ है, वरना औरतों के शाने इन कामों के लिए थोड़ी बने हैं। वो मुतमईन था और इधर सोहा पूरी जान से सुलगने पर मजबूर। इस सारे खेल को खेलने पर मुझे आपने मजबूर किया है, वरना मेरी ज़िंदगी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी गुजर रही थी। अच्छा, वाकई? वो जैसे तंजन हंसा था। इस दौर के हालात और वाक़यात को याद करके कुरहा कर रह गई वो। हमेशा वो अपने ही दाम में गिरफ्तार हो जाती थी। किसी का छोड़ के जाना आपके मिलने से 1000 दर्जा अच्छा था। उसमें रोज़ रोज़ की सरखपी नहीं थी ना। वो बेरुखी से गोया हुई तो नासिहाना अंदाज में बोला, शुक्र करो इन सरखपियों की वजह से ध्यान बटा हुआ है, वरना तो रोज़ चुपती मरती रहती। अल्लाह, ज़ुहा का दिमाग झंझना उठा था। ऐसी शकील गुफ्तगू तो नहीं की थी कि वो समझ ना पाती। सीधा उसे ताने दिए जा रहा था, उसके माजी पर हमला आर हो रहा था। मेरे मुँह मत लगे आप। वो हर दर्जा बदतमीज़ी पर उतरी, मगर मुकाबिल के चैलेंजिंग अंदाज ने उसे उड़ा दिया। रोक सकती हो मुझे? आप खुद को समझते क्या है? उसका सख्ता बामुश्किल टूटा तो वो चिल्लाई थी, वो क्या भला सा नाम है इस रिश्ते का? नाका और मनकूहा। एक ज़रा सा निकाह क्या हो गया? आपने तो ठेका ही ले लिया है। मुझे वो पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, मगर गाड़ी में दफतन गूंज उठने वाले मोहित के कहकहे ने उसकी आवाज़ दबा दी। ओ गॉड, ज़रा सा निकाह? वो फिर से हंसा था। ज़रा वजाहत करेंगी अपने इस बचकाना बल्कि बेवकूफ़ाना बयान की? ये ज़रा सा निकाह क्या हुआ करता है? उसके पेशानी तब उठी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने पिक एंड ड्रॉप की ऑफ़र कबूल कर ली। अजाब लगते हैं इतने से सफ़र के दौरान। इस बारे में मेरे और तुम्हारे ख्यालात हैरत अंगेज़ हद तक मिलते जुलते हैं। वो सुकून का मुजाहिरा कर रहा था। मेरे ख्याल में आप गाड़ी रोक दें ताकि मैं यहीं उतर जाऊं। वो बहुत तल्खी से बोली और 2 मिनटों ही में उसकी फरमाइश पर अमल हुआ। गाड़ी रुक गई थी। गाड़ी बंद हो चुकी है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। वो इत्मीनान से बोला तो ज़ोहा के रोंगटे खड़े हो गए। यानी इतनी सर्दी में रात यूं ही बिसर होगी। फ़ैशन से ज़्यादा मौसम को मद्देनज़र रखा होता तो शायद आसानी रहती। वो तंज़न बोला, कह तो सही रहा था, जो कि मोहित हसन कह रहा था, इसलिए ज़ोहा को कुछ ज़्यादा ही लगा। आप अपने काम से काम रखें, ओके? वो मुतमईन सा उंगलियों से स्टीयरिंग बजाने लगा। वो चंद मिनट ही चुप हो पाई थी। अब कुछ करे भी? मसलन क्या करूं? वो पलटा था। बाहर निकल के गाड़ी चेक करें। और क्या, यूं ही रात बैठे रहेंगे? वो तो नक कर बोली थी। इतनी सर्दी और तेज़ बारिश में बाहर निकलना कोई खास अक्लमंदी भी नहीं। अब तो यहाँ बैठ कर इंतज़ार ही किया जा सकता है। जवाबन मोहित ने अपने तमाम तर अस्तराब को छुपाते हुए लापरवाही से कहा। हालांकि वो भी परेशान था कि बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो जाना परेशान कौन था, मगर ये भी मालूम था कि फ़िलहाल इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये ड्रामेबाजी घर चल के ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती थी। वो जलकर बोली तो इतने अरसे में पहली बार वो कदे बरहम हुआ था। शट अप सोहा। वो डरी तो ज़रूर, मगर जाहिर नहीं किया। अगर लेने आने का मूड नहीं था तो तायाजान से कह देते, वो किसी बहुत अच्छे मुतबादिल का बंदोबस्त कर लेते। मेरा इरादा तो तुम्हें खैर आफियत से घर पहुंचाने का था, मगर तुम शायद बीच रास्ते में मौसम एंजॉय करना चाह रही थी। गाड़ी रुक चुकी है, यही तुम्हारी ख्वाहिश थी ना? अब जो करना है करो। वो धन्य अंदाज में कह रहा था। क्या मतलब गाड़ी रुक चुकी है? वो तीखे अंदाज में बोली, मतलब ये कि अपनी मर्ज़ी से रुकी है। मुझे चिढ़ गया था बीच राह में गाड़ी बंद हो जाना, वो भी सुनसान सर्द रात में। कोई अच्छे आसार नहीं थे। उसने मोबाइल उठाकर घर कॉल करना चाहिए, मगर सिग्नल्स ही पूरे नहीं आ रहे थे, इसलिए कॉल मिलना नामुमकिन था। हीटर तो लगा रहने दे, ठंड हो रही है। वो रह नहीं सकी थी और कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि बात सोच समझ कर मुँह से निकालनी चाहिए। तुमने कहा गाड़ी रोको तो गाड़ी खुद रुक गई। मैं तो और भी बहुत कुछ कहती हूँ, वो तो कबूल नहीं हो जाता। ये ज़रूर सुनी जानी थी। वो जल कर बोली थी। कबूलियत की घड़ी कभी कभार ही आती है। वो सीधा होते हुए बोला था। अब क्या होगा? ज़ोहा का दिमाग एक ही सुई पे अटक गया था, वही जो किस्मत में होगा। 101 अच्छी बातें होती हैं लोगों के साथ, मेरे साथ यही होनी थी।
ज़ोहा ने बेबसी से सोचा था। चलो अब फिर। एक बार फिर से मोबाइल सर्विस को नाकारा पाकर मोइन ने नीचे उतरने का फैसला किया तो ज़ोहा चौंकी। कहाँ? कुछ पैदल चल के मेन रोड तक तो पहुंच सकते हैं। यहाँ बेवकूफ़ों की तरह बैठकर वक्त गुजारने से बेहतर है कुछ अकल से काम ले लिया जाए। वो कतियत भरे अंदाज में बोला तो ज़ोहर ने झुरझुरी ली। दिमाग तो सही है ना आपका? अंदर बैठे, मैं ठंड से फ्रीज़ हो रही हूँ। बाहर निकलने से क्या हाल होगा? एडवेंचर पसंद लोगों के साथ यही होता है। वो रुखाई से बोला तो ज़ोहा तड़की। इस भूत खाने में गाड़ी आपने रोकी है, ना कि मैंने। मुझे खामखा का कसूर मत दें। जो भी है, अब भुगतान तो भुगतना ही है ना। वो झुंझलाया। घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं। बारिश के रुकने के आसार नहीं थे। अलबत्ता हवा की रफ्तार में खातिर ख्वाह कमी वाकई हुई थी। फिर भी ऐसी ठंड में, वो भी पंजाब के मौसम में, बाहर निकल कर चलना बड़े दिल गुर्दे का काम था। ऐसे वक्त में मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है। मैं फ़िलहाल मरने के मूड में नहीं हूँ, ज़ोहा ने रुखाई से कहते हुए दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटते हुए सर्दी से बचने की सही की थी। क्या पागलपन है, यूँ गाड़ी में बैठ के फ़कत राहज़नों का इंतज़ार ही किया जा सकता है। इस इंसान सड़क पर मैं तन्हा होता तो और बात थी। मोइन ने जब्त करते हुए समझाया तो धक से रह गई। आप मुझे डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। बेहतर यही है कि यहाँ से निकल कर किसी की मदद ले लें। मोइन ने नरमी से कहा तो तजब्ज़ब के आलम में बोली, अगर बाहर ठंड बहुत है, अभी अंदर बाहर एक ही मौसम हो रहा है, और थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद अगर मसला हल हो जाए तो क्या बुरा है। थोड़ी सी पसोपेश के बाद वो मफ़ाहमाना अंदाज में बोली, पहले आप इंजन चेक कर लें, अगर कुछ समझ में ना आई तो फिर चल पड़ेंगे। बहुत अक्लमंद हो गई हो, मगर मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये है कि इतने अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वो तंज़ और इस्तेज़ाइया से भरपूर लहज़े बोला तो गहरी सांस लेती, अपनी तमाम तर हिम्मत मुस्तिमा करती उसकी तकलीद में गाड़ी से नीचे उतर आई। मगर गाड़ी के गर्म माहौल से बाहर निकलना इस कदर तकलीफ दे होगा ये उसके वहम गुमान में भी ना था। सर्दी की शदीद लहर तो एक तरफ रही, बारिश की बौछार ने उन्हें लम्हों में शराबोर कर दिया था। ऊपर से हील वाला जूता पहने होने की वजह से वो मुईद हसन के तेज़ कदमों का साथ देने से कासिर थी। वो चलते चलते उसकी तरफ पलटा। यूँ चलने से तो काम नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस गाड़ी में बैठी थी। वो बाकायदा कपा रही थी। मुईद ने मुतासिफाना नज़रों से उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत को देखा। ये जैकेट पहन लो। उसने अपनी स्याह जैकेट उतार कर सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि गर्म अस्तर वाली जैकेट उसकी शानों पर डाल दी। सुहा कुछ बोल ही नहीं पाई, बल्कि एक हिद्दत आमेज़ सुकून ने कुछ बोलने ही नहीं दिया था। अब थोड़ा सा तेज़ कदमों से चलो, ज़रा सा फासला बाकी है। मोहित ने उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया और गोया उसे घसीटते हुए चल दिया। ये क्या बदतमीज़ी है, वो मिनमिनाई थी। इसमें रोमांस का कोई अमल दखल नहीं, बेफिक्र रहो। उसके लफ्ज़ों ने सोहा को भग से उड़ा दिया। एक तो उसका यूँ हाथ थामना, ऊपर से ही जताना उसके तन बदन को खाकसर कर गया था। उसने बेख्तियार अपना हाथ खींचा, मगर मुकाबले भी ज़ेरक था। उसकी गिरफ्त मजबूत रही। आपका मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, क्या आप मुझसे इतनी घटिया गुफ्तगू करें? वो चिल्लाई तो मोहित ने सरजनिश की। ये बात तो मुझे आराम से भी बता सकती हो। हाथ छोड़े मेरा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वह हटीले अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हें हाथ थामने की वजह तस्वीर बता चुका हूँ। वो मुतमईन था। उस शख्स की ज़िद सोहा को बेबस करने लगी। वो कुछ कहती, मगर उसी वक्त वो दोनों सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट में नहा गए। ज़ोहा बेख्तियार मोहित का शाना थाम कर उसकी ओट में हो गई थी। ये ड्रामेबाजी कितने दिनों चलेगी? वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी जब नौफल की सर्द आवाज़ कानों से टकराई। मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? वो इत्मीनान से पलटी थी। अभी तक दीवाना तो नहीं हुआ कि दीवारों से गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ? सबा को लगा सिगरेट के साथ वो खुद भी सुलग रहा हो। जी फरमाएं। वो पुरसुकून थी। अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और अपनी जगह पर वापस आ जाएं। तहकमाना अंदाज में कहता सबा को हैरत में मुब्तला कर गया, मगर फ़िलहाल ही इतनी गहराई में जाने का मौका नहीं था। तभी वो तल्खी से बोली, अपनी जगह? कौन सी अपनी जगह? मैं फिजूल की बहस नहीं चाहता। वो सर्द मुहरी से बोला तो सबा ने तेज़ी से कहा, मुझे परवाह भी नहीं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से और अपने ढंग से गुजारना चाहती हूँ और बस। मगर जब तक आप मेरे पास हैं, आपको मेरी पसंद से ज़िंदगी गुजारना होगी। उसके दुरुस्तगी सबा की आँखें चलने लगी। मैं आपकी पसंद में कब से शामिल हो गई साहब, जो मुझे अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजारने की तलकीन कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मज़ीद बहस नहीं। अपना बिस्तर यहाँ ला कर रखें, मत आजमाया करें मेरे हवास को। नरमी से कहा तो वो साबका तलखी लहज़े में बोली, एक बातचीत ही है ना हमारे माँ बहन, वो भी बंद कर दीजिए। एक बड़े दर्द सिर से निजात मिल जाएगी, फिर तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबा मीर।
वो मध्यम लहजे में बोला तो सबा ने तहैयुर से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। नरम तासुरात से सजा वजीह चेहरा कुछ अलग ही कहानी सुना रहा था। उसका दिल हिचकोला खाकर रह गया। इस तरह तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है और आप मेरे लिए क्या प्लान कर रही हैं। वो मुस्कुरा रहा था। धत्तरी की सबा फी अल्फा हवास में लौटी थी। मैं कौन सा आपकी अमलाक पर कब्जे की मंसूबाबंदी कर रही हूँ? चल कर कहा तो धीम लहजे बोला। और किस किस चीज़ पर कब्जा करेंगी? हाँ, वो मुतहय्यर थी। कितने रंग थे उस शख्स के, और वो भी एक से बढ़ के एक। अभी वो एक हकीकत को खोज ही रही थी कि वो पैंतर बदल लेता था। उसने सबा का हाथ अपने हाथ में थामा तो उसे लगा जैसे पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ उठा हो। बहुत गलत बात है सबा मीर, किसी को यूँ बीच मंझार में लाकर बेयारू मददगार छोड़ देना, हम सफ़र इज़्न देकर राह पलट जाना, बहुत बुरी बात है। वो उसकी आंखों में झांकता जैसे सुलगते हुए कह रहा था। बाहर बारिश अपने जोबन पर थी। वो उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, मगर तवज्जो एक सिंत मरकूज़ रहने नहीं दे रही थी। उसका वजदान चीख चीख कर कह रहा था कि यह असल रूप है नौफल अहमद का। वो भी तजब्जुब ही में थी कि वरुण सोक का शीशा नीचे हुआ और ड्राइवर ने मोहित से कहा, आ जाओ साहब। 7 बरसती रात में या फिर बहुत पुरकशिश थी, मगर सुहा का साथ उसे मोहतात रहने पर मजबूर कर रहा था। वो जाकर गाड़ी की खिड़की में झुका। पीछे जनाना सवारी है, बेगम साहब को भी बुला लो। ड्राइवर के कहने पर मोहित ने सरसरी निगाह पिछली नशिस्त पर डाली तो सीटों के दरमियान से झांकता मुस्कुराता चेहरा एक झमाके से उसके जहन के बहुत से डरवा कर गया। बाकी तारीफ बाद में, पहले अपनी साथी को ले आओ, सर्दी बहुत है। वो मुस्कुराई थी। मोहित हल्का फुल्का सा होकर सुहा की तरफ पलटा। आ जाओ। कौन है? अपने ही है। वो मुस्कुरा रहा था। पिछला दरवाज़ा खोलकर सुहा को अंदर बैठाया और खुद ड्राइवर के साथ बैठ गया। सुहा ने देखा पिछली सीट पर एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की विराजमान थी। अब तो भीग गई है सारी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। सुहा खजल सी हो गई कि गीले कपड़ों से गाड़ी की नशिश ख़राब होने का खदशा था। अरे तो क्या हुआ, ये भी तुम्हारी अपनी ही गाड़ी है। क्यों मोहित हसन? वो लड़की मुस्कुरा कर मोहित से मुखातिब हुई तो सुहा गश खाने को हो गई। शहनाज़ का ये कौन सा पुराना दर खुल गया था। वो हंस दिया था। मैं भी कहूँ, इतनी रात को सर्द बारिश में कौन सरफिरा गाड़ी लेके फिर रहा है? 2 ही तो सरफिरे थे कैंपस में, एक तुम और एक मैं। वो बर्जस्ता बोली थी। खैर, तुम्हारी जैसी सरफिरी का मुकाबला तो मैं फिर भी नहीं कर सका। वो एतराफ़ कर रहा था। और सुहा वो महू हैरत थी। ये कौन सा रिश्ता निकल आया था और कौन सी शनासाई तय हो रही थी। मुझे जैसे सड़े हुए गुसीले शख्स की भी किसी लड़की से दोस्ती हो सकती है? नामुमकिन। मगर बहरहाल उस वक्त तो ये लिफ्ट हर हाल में गनीमत थी, वगरना तो शायद वो घर तक पैदल मार्च कराते हुए उसे ले जाता। जुहा को तो यूँ लग रहा था जैसे ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई हो। तुम तो शारजा चली गई थी ना? वही पूछ रहा था। हाँ, उसने गहरी सांस भरी। चली गई थी, मगर अब यहीं होती हूँ। और फराज? उसने फिर से पूछा था। मुझे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। अभी तक वैसे ही घूम रहे हो, शरीफ अब्न शरीफ? वो पूछ रही थी। जुहा पूरी तरह से खुद को बाहर अंधेरे में गुमज़ाहिर करने लगी। उसे इल्म था कि अगला तारुफ उसे का ही होने वाला था, मगर हैरत सद हैरत मोहित के पुरसकून अंदाज ने उसे झटका सा लगाया। हाँ, और अगले 2 साल तक इरादा भी कुछ ऐसा ही है। ओहो, किसके इंतज़ार में बनवास लिए बैठे हो? वो छेड़ रही थी। ओके जी, तो हमारा एपिसोड पे ख़त्म होता है और आपको अब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और नॉवल क्या लगता है आपको? वो उससे बात करेगा या फिर उससे कहेगा या फिर जो भी उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बोलेगा? आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला सीन काफ़ी अच्छा था, जो इन दोनों की छेड़छाड़ थी, और ख़ासकर वो इतना छोटा सा एक ज़रा सा निखारते हुआ है और जो मुझे परेशान करता है। और ये सारा सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा? और आज के लिए बस इतना ही। आप हमें ऐसे ही सुनते रहिए और हम आपसे कल मिलेंगे। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। और आप अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और बस इतना ही। खुदा हाफिज़।